नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं उन खबरों के बारे में जिनका सीधा इंपैक्ट आप पर होता है, जो खबरें सीधे आपसे जुड़ी हुई होती हैं, जिनका असर पूरी दुनिया पर होता है। इसलिए वो खबरों को जानना, उन खबरों को बहुत ज़रूरी हो जाता है और वर्ल्ड नाउ में हम उन खबरों को आपको डिटेल से बताते हैं, उसकी तह तक जाकर उस खबर का एनालिसिस करते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे पीस टॉक के बारे में। पीस टॉक फेल हो चुकी है, आपको ये जानकारी मिल गई होगी, लेकिन पीस टॉक फेल क्यों हुई इसके बारे में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे अब क्या होगा। और जो लोग वर्ल्ड नाउ लगातार देखते हैं उनको पता है कि कल ही मैंने ये कह दिया था कि ये पीस टॉक इस्लामाबाद में कारगर नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी और इसके फेल होने के कंप्लीटली आसार नजर आ रहे हैं और पीस टॉक डीरेल हो जाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके बाद अब क्या होने वाला है, मिडिल ईस्ट में क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, बहुत निकले लेकिन मेरे अरमा कम ही निकले। ये शेर अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर इसलिए सटीक बैठती है क्योंकि 21 घंटों की बातचीत बेनतीजा ही दम तोड़ गई। इस्लामाबाद की धरती पर अमन की राह बनाने निकले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन गलती कर दी। अगर किसी भी हिंदुस्तानी से पूछा होता तो उनको यह सलाह दी जाती कि दुनिया के किसी भी मुल्क को चुन लो, लेकिन पाकिस्तान मत चुनना क्योंकि पाकिस्तान की धरती ही नापाक है, वहां से की गई कोई भी पहल कामयाब नहीं हो सकती। और देखा आपने बातचीत का नतीजा क्या हुआ। 21 घंटे तक बातचीत करते रहे लेकिन ढाक के 3 पात, नतीजा 0 हो गया। खैर ये अलग मुद्दा है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अब क्या होगा, मैंने आपको लगातार यह बताया कि ट्रंप एक डिकॉय गेम खेल रहे हैं जिसमें असली मकसद यह है कि वो जंग के लिए, अगली वॉर के लिए साजो सामान जुटा लें। वार्ता की आड़ में अमेरिका ने फारस की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक 108 जंगी जहाजों से घेरेबंदी की है। 50,000 सैनिकों की डिप्लॉयमेंट की गई है और वार्ता विफल होते ही अमेरिका ने ट्रंप कार्ड खेल दिया है। ईरान पर सीधा हमले करने के बजाय अब अमेरिका उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए नेवल ब्लॉकेड की तैयारी में है। तेहरान ने भी साफ कह दिया वो ना तो झुकेगा, ना घुटने टेकेगा और ना ही अपनी यूरेनियम को हैंडओवर करेगा। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान के ज़ेद और होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कड़ा पहरा यह इशारा कर रहा है कि जल्द ही बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और जो अभी आप देख रहे हैं वो तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि वे युद्ध विराम का एक ड्रामा नाटक खत्म हो चुका है। बारूद के ढेर पर खड़ा मिडिल ईस्ट किसी भी वक्त फट सकता है। तो क्या ट्रंप का आर्थिक चक्रव्यूह ईरान को झुका पाएगा या ईरान एक बार फिर से अमेरिका का तेल निकालने में कामयाब हो जाएगा? जानेंगे इस खबर को डिटेल से। आगे क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, क्योंकि सीजफायर डिरेल हो गई, यह खबर पुरानी हो चुकी है। वर्ल्ड नाउ में आगे हम बात करेंगे जंग का बढ़ता दायरा और वर्ल्ड वॉर का खतरा। यह भी कोई कही सुनी बात नहीं रह गई है। इजराइल, अमेरिका, ईरान 3 देश लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के 8 मुल्क इस जंग में ऑलरेडी हैं और अब खबर यह है कि बहुत सारे देश धीरे धीरे इस जंग की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो कहीं यह लड़ाई वर्ल्ड वॉर की शक्ल अख्तियार तो नहीं कर लेगी। मिडिल ईस्ट की दहलीज से शुरू हुई आग वैश्विक व्यवस्था को झुलसाने के लिए तैयार है। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल का ख्वाब और उन्हें घेरते 6 देशों का चक्रव्यूह। यह तनाव पूरी दुनिया को 2 धड़ों में बांट रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की ओर से इजराइल को कैंसर रूपी राष्ट्र करार देना, दूसरी तरफ इजराइल का उसे आतंकवाद के आईने में देखना। यह बताता है कि लड़ाई पाकिस्तान के दहलीज पर भी पहुंच गई है। सबसे गंभीर बात, चीन की भी एंट्री हो रही है। पर्दे के पीछे से ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने के ऊपर अमेरिका उखड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को के लिए, बीजिंग के लिए चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो ठीक नहीं होगा और इसका खामियाजा चीन को भुगतना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप किस खामियाजे की बात कर रहे हैं? इसके साथ साथ पुतिन भी इस घेरेबंदी में ईरान और चीन के साथ खड़े हो गए हैं। पुतिन ने सीधे तौर पर ट्रंप को वैश्विक शासक न बनने की नसीहत देकर साफ कर दिया है कि नई विश्व व्यवस्था अब अमेरिका की मर्जी से नहीं चलेगी। अमेरिका कोई थानेदार नहीं इस दुनिया का जो अपनी हिसाब से पूरी दुनिया को चलाए।
कनाडा जैसी ताकत भी पश्चिमी शक्तियों का साथ छोड़ रही है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को दरकिनार करने के पीछे लगी हुई हैं। क्या मिल रहे हैं संकेत? ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, दुनिया दो धड़ों में बंट रही है, दो अलग अलग अलायंस बन रहे हैं। क्या यह विश्व युद्ध की आठ है? समझेंगे इस खबर को डिटेल से, आपको बताएंगे इसके तह तक में जाकर की खबर में क्या है। फिर वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर की। आस्तीन के सांप को ढूंढने में लगा हुआ है इस वक्त ईरान, क्योंकि मिडिल ईस्ट का रण अब मोर्चों से निकलकर ईरान की गलियों तक पहुंच चुका है, जहां एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईरान उन आस्तीनों के सांप को ढूंढ रहा है जिन्होंने उन्हें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में दगा दिया है। इजराइल के 50 जासूसों को इस वक्त ईरान ने अपने कब्जे में लिया है, जो मोसाद के लिए काम करते थे। मोसाद के एजेंट्स बताए जा रहे हैं, जो ईरान की गुप्त सूचनाएं, संवेदनशील लोकेशन लगातार इजराइल और अमेरिका तक पहुंचा रहे थे। और अब इन सब को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और इन सबको फांसी देने की तैयारी कर रहा है ईरान। ईरान का सीधा आरोप है कि इनकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाया गया और सीआईए और मोसाद उनको मारने में कामयाब रहा। जासूसों का यह जाल कितना गहरा है, इसका अंदाजा 2024 के उन पेजर हमलों से होता है, जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सुरक्षित मानकर दिए गए हजारों पेजर्स में एक साथ धमाके शुरू हो गए थे। मोसाद न केवल टेक्नोलॉजी को हथियार बनाना जानता है, बल्कि सप्लायर तक घुसपैठ करके उन पेजर्स के सप्लायर में शामिल होना भी जानता है। लेबनान में जूम मीटिंग के दौरान हुए धमाके में 250 से ज्यादा लोगों की मौत ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में बारूद से ज्यादा घातक इंटेलिजेंस का खेल है। ईरान अब अपने इन्हीं अंदरूनी दुश्मनों की सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर चुका है। तो क्या इजराइल के लिए खतरे की घंटी है और इससे मोसाद कैसे निपटेगा? खबर क्या है, डिटेल से आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में खबरों को विस्तार से। शांति वार्ता डिरेल हो गई, पीस टॉक खत्म हो गया, सीजफायर जारी है, लेकिन सीजफायर कभी भी ओवर हो सकता है। बहुत कोशिशें की गई, लेकिन बड़े बेआबरू होकर पाकिस्तान के कूचे से निकल गए डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम। हाथ कुछ नहीं आया। जैसे ईरान के साथ लड़ाई में 40 दिन की जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ थे, इसी तरह से इस्लामाबाद में हुई बातचीत के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी खाली हाथ लौटी अमेरिका में। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको यह बताया था कि दरअसल बातचीत तो दिखावा है, असली मकसद जंग का सामान जुटाना है। और ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे हमने आपको जानकारी दी थी। हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि यह सब ड्रामा है, इसके पीछे असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। 40 दिन जो आपने देखा है वो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक तरफ पीस टॉक की कहानी गढ़ी जा रही थी और 21 घंटे में ईरान अमेरिका ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत की कोशिश शुरू की। पीस टॉक में जब अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ और ईरान ने घुटने नहीं टेके, तो अमेरिका ने हर बार की तरह धमकी दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कह दिया कि ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यह बातचीत नाकाम हो चुकी है। लेकिन यह बात डोनाल्ड ट्रंप आज नहीं कई दिनों से कह रहे थे। अब जब यह पीस टॉक डिरेल हो गई, बातचीत का कुछ समाधान नहीं निकला, तो इसके बाद क्या होगा? अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर ली है। पीस टॉक तो होती रहेगी, सीजफायर पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन असली खेल चल रहा है मिडिल ईस्ट में। ईरान को रोककर अमेरिका ने जो साजो सामान इकट्ठा किया है, उसके बारे में आप जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। पीस टॉक की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में मैंने आपको बार बार लगातार इंफॉर्मेशन दी और बताया कि ये बहुत बड़े गेम की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए कुछ तस्वीरों को देखते हैं और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह की प्लानिंग अमेरिका ने की, कैसे अमेरिका पीस टॉक की आड़ में खेल गया। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं समंदर की लहरों की तस्वीर, ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ईरान की घेरेबंदी करने के लिए मिडिल ईस्ट के पास पहुंच गया है। और ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये है यूएसएस ट्रिपोली, जो कि एक चलता फिरता सैन्य बेस है, क्योंकि लिंकन और फोर्ड तो जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका को यहां अपनी
नई ताकत चाहिए थी। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अमेरिका ने कैसे इस पीस टॉक के दरमियान पाकिस्तान को उधर उलझाया, पाकिस्तान को फंसाया, पाकिस्तान में ईरान को बातचीत में फंसाया, लेकिन गेम कहां हुआ आपको वॉल के जरिए दिखाते हैं। आइए देखते हैं मैप के जरिए कि किस तरह से अमेरिका ने घेरेबंदी की है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन की वापसी हो रही है एक बार फिर से CVN-72 CSG नॉर्थ अरेबियन सी में। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की वापसी हो रही है एक बार फिर से रेड सी एरिया में। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की वापसी हो रही है, मिडिल ईस्ट की ओर आ रहा है। त्रिपोली, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, सेंटकॉम एरिया में पहुंच चुका है। कई डिस्ट्रॉयर अरेबियन सी में। यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन योकोसुगा जापान में पोर्ट पर मौजूद है। यूएसएस ब्लू रिज साउथ चाइना सी में ऑपरेशन में है, लेकिन अब इसे मिडिल ईस्ट की तरफ घुमाया जा रहा है। यूएसएस बॉक्सर पैसिफिक ओशन में है, ट्रांजिट में है। यूएसएस इवो जिमा कैरिबियन सी में। यूएसएस निमित्ज ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। यूएसएस रूजवेल्ट सैन डियागो में है। ये सब अब मूव कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक अप्रैल में अमेरिका ने कुल 108 जहाजों को मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है और इन सभी जहाजों की तैनाती लाल सागर, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन के पास की गई है। यानी अमेरिका, ईरान एक बार फिर से मैदाने जंग में उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब ईरान कितना तैयार है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अमेरिका ने इस पूरे सीजफायर का इस्तेमाल अपने आप को दोबारा रीग्रुप करने के लिए किया है। वार्ता विफल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया और लिखा कि उनके पास अभी भी ट्रंप कार्ड मौजूद है। क्या है डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड जिसके ऊपर इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ऑपरेशन वेनेजुएला, समुद्री नाकेबंदी और होर्मुज पर अटैक। वार्ता फेल होते ही होर्मुज को लेकर अमेरिका ने आंखें तरेनी शुरू कर दी। खबर है कि अमेरिकी शिप होर्मुज को अब धीरे धीरे घेरने लग गए हैं। IRGC का इस पर रुख लगातार कड़ा बना हुआ है। IRGC ने इस पर नजर बनाए हुए हैं और खबरों की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत फेल हुई है उसमें मेन रीजन होर्मुज ही है। इसमें एक और मेन रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर, जिसको अमेरिका कह रहे थे कि भाई आप इसे वापस कर दीजिए। ईरान ने कहा इसको वापस करने का सवाल ही नहीं उठता है, यह हमारी संपत्ति है, हम इसे अपने ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने कहा नहीं, आप इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए करेंगे। ईरान ने भरोसा दिलाया कि इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे ही अमेरिका बार बार अटैक करता रहेगा तो फिर भविष्य में ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं, और क्यों ना की जाए। हर मुल्क को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। अगर अमेरिका इतना ही बड़ा चौधरी है, इतना ही बड़ा थानेदार है, नॉर्थ कोरिया को रोक लेता परमाणु बम बनाने से, पाकिस्तान को रोक लेते। पाकिस्तान तो लाडला है अमेरिका का, उसको नॉन नेटो अलाई कहते हैं अमेरिकन, खासकर वहां के पॉलिटिकल रिजीम वाले लोग। तो ईरान कह रहा है कि ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। अमेरिका कह रहा है नहीं, परमाणु कार्यक्रम आपको पूरी तरीके से बंद करना होगा। अमेरिका कह रहा है परमाणु जो आपने कार्यक्रम के लिए एनरिच्ड किया यूरेनियम, उसको वापस कर दो। ईरान कह रहा है नहीं दे सकते, इसके लिए तो चांस ही नहीं है। तो सीजफायर की घोषणा होने से पहले जंग में 40 दिनों में अमेरिका और ईरान को काफी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका फिर भी धमकी वाले अंदाज से बाहर नहीं आ रहा है। अब जब बातचीत फेल हो गई, अमेरिका ने रीग्रुप कर लिया, हथियार फिर से जमा कर लिए हैं, इधर उधर जो हथियार बिखरे पड़े थे उनको फिर से इकट्ठा कर लिया, तो फिर से एक बार धमकी की भाषा पर उतर आया। जेडी वांस ने क्या कहा बातचीत फेल होने के बाद, आपको सुनवाते हैं। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो बातचीत जो फेल हुई पाकिस्तान में, इसके पीछे की वजह क्या है? मामला क्या था? दोनों पक्ष बात मानने को तैयार नहीं हुए और बातचीत कैंसिल हो गई। खबर है कि कुछ दिनों में बातचीत दोबारा होगी या फिर अब मैदानी जंग है उसमें अब आर पार की लड़ाई होगी। बातचीत फेल होने के लिए कौन जिम्मेदार है? अमेरिका पक्ष कह रहा है कि परमाणु हथियार पर भरोसा नहीं मिला। ईरानी पक्ष कह रहा है कि अमेरिका बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, औकात से बाहर की मांग कर रहा है। यूरेनियम नष्ट करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अमेरिका की ज्यादातर मांगे गैर कानूनी है। होर्मुज स्ट्रेट पर भी बातचीत नहीं बनी। ईरान कह रहा है कि अमेरिकी लालच की वजह से बातचीत फेल हो गई। अमेरिका कह रहा है हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया था, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का हक है। ईरान कह रहा है, अमेरिका कह रहा है बिना समझौते के हम लोग वापस लौट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ईरान कह रहा है होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की मांगे नाजायज हैं। सीजफायर को लेकर जो 14 दिनों तक वक्त मुकर्रर किया गया, उसके अब करीब 10 दिन बचे हुए हैं। लेकिन अब बातचीत हो पाई तो ठीक, नहीं तो जंगी मैदान तो तैयार है, जहां आर पार का हिसाब होगा। अमेरिका ने अपनी हथियार, घेरेबंदी, सब कुछ दुरुस्त दोबारा से कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि ऑपरेशन वेनेजुएला चला सकते हैं। यानी अमेरिका के पास इस वक्त दो विकल्प हैं, ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला, जो कि बहुत हद तक मुमकिन नहीं है, या तो सीधा हमला या नेवल ब्लॉकेड। किस विकल्प को चुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि डायरेक्ट अटैक करने से बचेगा यूएस। नेवल ब्लॉकेड का ऑर्डर दे सकते हैं ट्रंप। नेवल ब्लॉकेड क्यों चुनेंगे? ईरान की आर्थिक लाइफलाइन को काट देगा नेवल ब्लॉकेड, खासकर अगर देश तेल निर्यात पर डिपेंडेंट हो, जैसा कि ईरान है। और अगर तेल वो नहीं बेच पाए, ईरान नहीं बेच पाए, तो ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चोक कर जाएगी। वेनेजुएला में कैसे दिखा था इसका असर? वेनेजुएला में भी नेवल ब्लॉकेड किया गया था, तेल बेचना मुश्किल हो गया था। वेनेजुएला में पैसा खत्म हो गया, सरकार कमजोर हुई, इसलिए अमेरिका के लिए सैन्य ऑपरेशन आसान हो गया। मादुरो की सत्ता चली गई और मादुरो को वेनेजुएला में घुसकर अमेरिका ने उठा लिया। अमेरिका लाख प्लानिंग कर ले, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटने को तैयार। ईरान ने भी तैयारी जारी रखी है। खबरों की माने तो ईरान के पास करीब अभी भी 50% से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इंटैक्ट हैं। खबरें तो यह भी है कि पर्दे के पीछे कई देश ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने आने से पीछे हट रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई, लेकिन 21 घंटे की मैराथन बातचीत के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और ईरानी दल दोनों वापस लौट चुके हैं। बातचीत फेल हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं। बातचीत फेल होने पर ईरान का रिस्पॉन्स क्या है, ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने कहा एक ही सत्र में समझौते की उम्मीद नहीं है, डिप्लोमेसी का रास्ता भी खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने वार्ता की विफलता तानाशाही बताया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की अत्यधिक मांगे जो जायज नहीं है। ईरान ने कहा कि जंग से हम पीछे हटने वाले नहीं, यानी ईरान पीछे नहीं हटेगा। मिसाइलों के जरिए अमेरिकी शिप को ईरान निशाना बना सकता है। इसके अलावा ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है फिर से, और वहां अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बार अमेरिका ने भी घेरेबंदी कर रखी है। देखना होगा ईरान इस बार कैसे निपटेगा। यूरेनियम को लेकर ईरान इस बार फिर से सख्त है। ईरान ने साफ कह दिया यूरेनियम किसी भी हाल में हैंडओवर नहीं करेंगे। तो ईरान की रणनीति इसके बाद क्या है? वार्ता विफल होने के बाद ईरान ने नई धमकी दी है। ईरान कह रहा है परमाणु कार्यक्रम और तेज करेंगे, संवर्धन क्षमता को बढ़ाकर वो यूएस पर प्रेशर बनाएंगे। ईरान ने बातचीत की मेज पर यूएस को खूब सुनाया, यूरेनियम सौंपने की शर्त को अस्वीकार कर दिया, अपनी संप्रभुता पर अडिग रहने का संकेत दिया। जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ चुके। ईरान समुद्री नाकेबंदी का जवाब भी दे सकता है, अमेरिकी शिप को निशाना भी बना सकता है। साफ है कि दोनों देश एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देश मैक्सिमम प्रेशर के ऊपर चल रहे हैं। अगली तारीख तय होगी या बर्बादी तय होगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। हां, लेकिन यह बात जरूर है कि अमेरिका ने अपनी तैयारी एक बार फिर से बहुत पुख्ता कर ली है और 100 से ज्यादा जंगी जहाजों को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा है। जो लोग कह रहे थे कि अमेरिका जा चुका है, शायद
उनके लिए अच्छी खबर ना हो, क्योंकि अमेरिका ने रिग्रुप करके अपनी आर्मी को, अपने आप को स्ट्रेंथन किया इस इलाके में, और यहां से एक और नई लड़ाई की और एक लंबे दौर की लड़ाई की शुरुआत हो सकती है, जो कि अच्छी खबर नहीं है, ना तो मिडल ईस्ट के लिए, ना ही पूरी दुनिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग सिर्फ त्रिकोणीय नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वॉर की ओर जाता दिख रहा है। मिडल ईस्ट की लड़ाई में माना जा रहा था कि जंग सिर्फ त्रिकोणीय रहेगी, लेकिन इसका विस्तार हो रहा है, जंग का दायरा बढ़ रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा खुश कौन है? इसमें सबसे ज्यादा खुश हैं नेतन्याहू और इजराइल, क्योंकि इजराइल इस लड़ाई का एक्सटेंशन चाहता है। पहले 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे ये जंग अपना दायरा बढ़ा रहा है। वार्ता, जरा फुल स्क्रीन रखिए इसको। वार्ता असफल होने के लिए अमेरिका ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान अमेरिका को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। तो अब तुर्की की भी एंट्री हो गई। पहले कौन कौन से देश हैं? पहले हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान, मिडल ईस्ट के सारे देश, और अब तुर्की की एंट्री हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ बयान दिया था, और इजराइल ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान इस मामले में टांग ना अड़ाए, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आतंकी मुल्क है। इधर तुर्की ने कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, इजराइल के खिलाफ आर्मी उतारेंगे। लेबनान अटैक के लिए एर्दोआन ने इजराइल को खूब कोसा है। ईरान अमेरिका सीजफायर के दिन इजराइल ने सैकड़ों बेकसूर लेबनानी लोगों को मार डाला। नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं, ये एर्दोआन का बयान है। तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही इस जंग में उतरने वाला और इजराइल को बहुत कड़ा जवाब देगा। तो समझिए कि किस तरह से यह मामला बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा बड़ा होता जा रहा है। हाल ही में नेतन्याहू ने एक तस्वीर जारी की थी। नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल को 6 देशों से खतरा है। इससे पहले भी इजराइल ने ईरान को खतरा मानते हुए अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया। तो क्या नेतन्याहू ही जंग का विस्तार चाहते हैं, या फिर यह जंग का दायरा अपने आप बढ़ता जा रहा है? एक तरफ तो इजराइल का ग्रेटर इजराइल वाला प्लान है, दूसरी तरफ वो 6 देश जो इजराइल को अपने लिए ठीक नहीं मानते। वो 6 देश कौन से हैं? सबसे पहले ईरान, इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा। लेबनान, हिजबुल्लाह का गढ़। सीरिया, ईरानी सैनिकों की मौजूदगी। यमन में हूती विद्रोही मौजूद हैं। इराक में ईरानी समर्थित मिलिशिया का प्रभाव है। फिलिस्तीन, गाजा, हमास के साथ निरंतर संघर्ष जारी है, और अब इसमें तुर्की की एंट्री भी हो गई है। बीते कई सालों से नेतन्याहू इजराइल को लगातार जंग में लपेटे हुए हैं। ऐसा लग रहा था अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद इजराइल भी सीजफायर में आ जाएगा, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान पर एक्शन करके अपने इरादे जाहिर कर दिए कि इजराइल ना तो सीजफायर चाहता है और ना ही सीजफायर होने देगा। और अब नेतन्याहू ने लिस्ट जारी कर दी है। खबर है कि इस नए मैप के साथ नेतन्याहू जल्द वॉशिंगटन पहुंचेंगे और आगे की रणनीति पर बात करने वाले हैं। इस बीच पाकिस्तान ने भी इजराइल को धमकी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लेबनान में जारी हिंसा और इजराइल को कैंसर रूपी राष्ट्र और मानवता के लिए अभिशाप बता दिया है, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार किया और पाकिस्तान को औकात में और हद में रहने की सलाह दी है। और देखिए किस तरह से अभी भी हमले जारी हैं इजराइल के। जरा लेबनान अटैक की तस्वीर आपको दिखाते हैं।
तो पाकिस्तान और इसराइल के बीच भी अब टेंशन बढ़ने लग गए। गलत बयान के जरिए पाकिस्तान इसराइल के निशाने पर है, तो उधर सऊदी अरब के समर्थन में ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने सेना और जेट्स उतार दिए। यानी पाकिस्तान ने इसराइल और ईरान दोनों से दुश्मनी मोल ले ली है। अगर अब इस्लामाबाद में दोनों ओर से मिसाइलें गिरी तो फिर यह कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। ईरान के निशाने पर पाकिस्तान क्यों है? ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने करीब 15 जेट्स सऊदी को दिए हैं। पाकिस्तान ने 13,000 से अधिक सैनिक भी भेजे हैं। ईरान के निशाने पर सऊदी में यूएस की कंपनियां हैं। सऊदी में लगातार हमले कर रहा है ईरान, और ईरान से भिड़ा तो पाकिस्तान पर हमला संभव है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान तो बॉर्डर साझा करते हैं। जंग का दायरा इस तरह भी बढ़ रहा है क्योंकि हाल ही में इन खबरों की पुष्टि भी हुई है कि ईरान को चीन की मदद मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा इसे लेकर आज बयान भी जारी कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को धमका दिया, शी जिनपिंग को धमकी दे दी और कहा कि ईरान को अगर गुपचुप तरीके से चीन ने हथियार दिए तो यह ठीक बात नहीं होगी, इसके लिए गंभीर अंजाम भुगतने को कह दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट्स में पाया गया है कि बीजिंग ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि दोनों शक्तियां नाम मात्र के लिए युद्ध विराम का समर्थन करती हैं। अब यह ट्रंप की चेतावनी तब आई जब हाल में कुछ दिनों में ट्रंप बीजिंग का दौरा करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है तो चीन को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने चीन को क्या धमकी दी है? ट्रंप ने चीन को सीधे तौर पर धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मदद कर रहा है चीन, ईरान को चीन एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, अगर चीन ऐसा करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, चीन को दिक्कतों का सामना करना होगा। ट्रंप की धमकी ऐसे समय में आई है जब चीन ने इस पर प्रतिक्रिया भी दिया है। चीन ने कहा कि ये तमाम एलिगेशन बेसलेस हैं, इसे वो खारिज करते हैं। चीन ने अमेरिका से कहा कि वो बिना आधार के आरोप लगाने और सनसनी फैलाने से बचें। साफ तौर पर चीन ने इसे इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि अप्रत्यक्ष तौर पर चीन और रूस ईरान को बिल्कुल मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में यह लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं है। ईरान को चीन से भेजी गई कोई भी सैन्य मदद आज की तारीख में वेस्ट एशिया में तनाव को बढ़ा सकती है। ट्रंप की चेतावनी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार टालने के बावजूद ट्रंप अगले महीने चीन जा रहे हैं। ईरान पर पश्चिमी देशों ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ऐसे में चीन और रूस के बड़े रणनीतिक और सैन्य साझेदार बने। इन दोनों देशों की मदद से ईरान अपनी डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को चीन से जो हथियार मिल सकते हैं उनमें कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एंटी एयर मिसाइल सिस्टम समेत एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई हथियार हो सकते हैं। ईरान इनका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ अब तक जंग में करता आया है और अमेरिका के कई फाइटर जेट्स गिरा चुका है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान ने पहले भी ऐसे ही सिस्टम का इस्तेमाल किया। चीन की तकनीक की वजह से ही अमेरिकी जेट्स गिराए गए। खबर है कि चीन सीधे तौर पर नहीं लेकिन ईरान को काफी मदद कर रहा है। चीन पहले अपना हथियार रूस को भेजता है और फिर उस हथियार को रूस कैस्पियन सागर के माध्यम से ईरान तक पहुंचाता है। अच्छा, कैस्पियन सागर का मामला बहुत दिलचस्प है। कैस्पियन सी नहीं है, दरअसल कैस्पियन को आप एक लेक कह सकते हैं। वो चारों तरफ से वो दो देशों से घिरा हुआ है और 3 देशों से, और वहां ईरान और रशिया बॉर्डर साझा करते हैं। और उस कैस्पियन सी में जो भी बोट्स चलती हैं या जो भी कारोबार ईरान और रूस के बीच होता है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। कौन सी शिप्स आती हैं, कौन सी शिप जाती हैं, किस शिप में क्या लदा है, किस शिप में क्या भेजा जा रहा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, और वो सारे हथियार ईरान तक बड़ी आसानी से पहुंचते रहते हैं। तो कैस्पियन सागर एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है अमेरिका के लिए। इसको कभी और आपको विस्तार से समझाऊंगा कैस्पियन सागर में किस तरह से अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और कैस्पियन सागर के जरिए ही रूस और चीन बड़ी मदद भेजते हैं ईरान को, जिसकी वजह से ईरान इस जंग में अभी तक टिका रहा है। एक नक्शा देखने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं इस मैप में आपके लिए क्या है। यह है चीन और यह है रशिया। इसके अलावा आप जो यहां पर देख रहे हैं, यह कैस्पियन सागर की तस्वीर है। रूस और चीन दोनों मिलकर कैस्पियन सागर के जरिए ईरान को सामान भेजते हैं। कैसे? इस मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको यहां पे देखना होगा। जरा कैम 2 से आइएगा प्लीज, थैंक यू। ये जो आप कैस्पियन सी आप देख रहे हैं, आप
कैस्पियन सी वाला जो एरिया है, ये जो आप ऊपर ये मैप जो आप देख रहे हैं, ये रशिया का मैप है, और यहां पर अस्त्रखान के पास ये जो कैस्पियन सी का एरिया है, ये रशिया का बॉर्डर लगता है, और यहां से शिप्स निकलती हैं और यहां तेहरान में बाकू होते हुए, बाकू अजरबैजान के बीचों बीच होते हुए यहां तेहरान के पास आकर ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। यहां ये वाला इलाका कैस्पियन सी जो है वो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और रशिया के चारों तरफ घिरा हुआ है। इसका बाहरी वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। इस कैस्पियन सी में यहां से जितने भी शिप्स पास होते हैं ईरान और रशिया के बीच में, उन शिप्स में क्या होता है ये सिर्फ रशिया को पता होता है या फिर ईरान को पता होता है। और कहते हैं कि इसी रूट के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में हथियार पहुंचाए जाते हैं। वो हथियार जो चाइना देता है, वो हथियार जो रशिया देता है। इसके अलावा सैन्य मदद, रसद, मेडिकल इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजें इसी कैस्पियन सागर के भरोसे ईरान तक पहुंचती हैं। और यही कैस्पियन सागर वो ऑक्सीजन है जिससे 40 दिन की लड़ाई में ईरान को जिंदा रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लड़ाई में एक और मोर्चा खुल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। पुतिन ने कहा कि जब तक चीन, रूस और ईरान का अस्तित्व है, तब तक किसी के लिए भी वैश्विक शासक की तरह बर्ताव करना नामुमकिन है। तो ये मैसेज किसके लिए है? क्लियरली ये मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पुतिन ने अमेरिका के वर्चस्व पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप की नीतियां जो हैं वो वैश्विक थानेदार की तरह नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो तानाशाही कर रहे हो। यानी पुतिन हल्के में ही सही लेकिन निशाने पर ट्रंप को ही ले रहे हैं। ट्रंप को घेरने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। वहीं नेटो अलग थलग पड़ा हुआ है। ट्रंप नेटो को बार बार कायर कहते हैं, उसे कागजी शेर कहते हैं। इसी वजह से ट्रंप हर तरफ से घिरते जा रहे हैं। अब कनाडा ने भी कह दिया है कि वो अमेरिका का साथ नहीं देने वाला है। कनाडा अपने रास्ते चलेगा। यानी ट्रंप हर मोर्चे पर घिर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ सभी देश एक तरफ जा रहे हैं। दुनिया दो गुट में बढ़ती जा रही है। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई का दायरा कितना बढ़ जाएगा, कैसे अलग अलग धड़ों में देश बढ़ते चले जा रहे हैं, इसे समझा जा सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पुतिन ने फोन पर ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है, मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की है। पेजेश्कियन से मौजूदा दौर के हालात पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसको लेकर बातचीत हुई है। कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन को लेकर बातचीत हुई है। पुतिन ने जंग में मध्यस्थता करने की पेशकश भी की है। उन्होंने पेजेश्कियन से कहा है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हम मीडिएशन का काम कर सकते हैं, हम आपको मदद कर सकते हैं। और जो इस्लामाबाद में हुआ है उसको लेकर भी अपडेट पुतिन तक पहुंचाई गई है पेजेश्कियन की तरफ से। ईरानी राष्ट्रपति ने इस बात की जानकारी पुतिन को दी है। ये खबर सामने आ रही है। हॉटलाइन पर टेलीफोनिक बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में हर दिन एक नई कहानी सामने आती है और आज कहानी है मोसाद की और ईरान के लिहाज से उन आस्तीनों के सांप की जिन्होंने तेहरान को धोखा दिया। और तेहरान में धोखा देने वालों के लिए, जो देश के खिलाफ हों, जो देश के गद्दार हों, उनके लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। यह खबर आपको मालूम होगी कि अमेरिका और इजराइल के जासूस बड़े पैमाने पर ईरान में एक्टिव रहते हैं। कहते हैं इजरायली जासूसों ने ही खबर दी कि खामेनेई तमाम बड़े लीडर्स के साथ अपने घर पर ही मीटिंग करने वाले हैं, जिसके बाद सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनेई के ऊपर हमला हुआ और कई बड़े अधिकारी समेत खामेनेई अपने पूरे परिवार के साथ मारे गए। इसके बाद ईरान ने उन जासूसों को पकड़ने के लिए पूरे देश में ऑपरेशन क्लीनअप चलाया। जो ताजा रिपोर्ट आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है और ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ठीक नहीं है। खबर है कि अमेरिका और इजराइल के करीब 50 जासूसों को ईरान ने कैद कर लिया है।
और अब ईरान इन जासूसों को सजाए मौत देने की तैयारी कर रहा है। मोसाद कितनी चालाकी से ऑपरेट करता है इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस पूरी खबर को जान लेते हैं। ईरान ने अपने देश के अंदर मौजूद अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और मददगारों के खिलाफ गिरफ्तारी का अभियान चलाया। अब तक 50 लोगों को इस पर गिरफ्तार किया गया है। इन पर अमेरिका और इजराइल को संवेदनशील जानकारी और लोकेशन शेयर करने का आरोप है। ईरान इन जासूसों को बहुत जल्द फांसी देने की तैयारी कर रहा है। जंग के बीच ये इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रहे थे, यानी ये आस्तीन के वो सांप हैं जिन्होंने ईरान में रहकर ही ईरान के लिए मुखबरी की। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक पैसे लेकर दुश्मन के लिए काम करने जैसी गतिविधियों के लिए कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल में रखा गया है। इनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ईरान में दुश्मन देशों के लिए जासूसी करने की जो सजा है वो सजाए मौत है। ईरान ने हाल ही में जासूसी कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया था। जासूसी के आरोपी लोगों को ईरान में मौत की सजा और संपत्ति जब्त किए जाने का सामना करना पड़ता है। हाल के महीनों में कई लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है जासूसी के आरोप में। खबर यह भी है कि ईरान में जो प्रदर्शन हुआ था उसके पीछे भी मोसाद और सीआईए का ही हाथ था। बाकायदा इसके लिए फंडिंग करने का आरोप भी ईरान ने लगाया था। ईरान का आरोप क्या है? ईरान का आरोप यह है कि अमेरिका और इजराइल ने ही ईरान में प्रदर्शन को भड़काया, लोगों को पैसे देकर उकसाया गया। खामेनी की हत्या में भी इन्हीं जासूसों का हाथ था। ईरान में अभी सीआईए और मोसाद के एजेंट सक्रिय हैं। जंग के बीच ईरान इन जासूसों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन क्लीनअप चला रहा है। खामेनी की हत्या में भी मोसाद का नाम सामने आया। आपको 2024 की घटना याद होगी। 17 और 18 सितंबर को मोसाद ने एक साथ पेजर पर अटैक किया था। मोसाद कैसे ऑपरेट करता है, इससे शानदार नजीर आपको नहीं मिलेगी, इससे शानदार कहानी आपको नहीं मिलेगी। यह कहानी है पेजर अटैक की, जिसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए। दरअसल उस दौर में जब मोबाइल लोकेशन ट्रैक किए जाने लगे, मोबाइल के मैसेजेस एन्क्रिप्टेड पढ़े जाने लगे, मोबाइल हैक किया जाने लगा, तो हिजबुल्लाह के लीडर्स को लगा कि मोबाइल पर बात करना, मोबाइल पर मैसेजेस शेयर करना अब सेफ नहीं है। और मोसाद के एजेंट्स हिजबुल्लाह के लीडर्स को, कमांडर्स को निशाना बनाते हैं। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पेजर पर शिफ्ट करने का शुरू किया। पेजर एक मैसेजिंग डिवाइस है जो मोबाइल कम्युनिकेशन शुरू होने के पहले भी मतलब इस्तेमाल में आता था और लोग एक दूसरे को मैसेज शेयर किया करते थे। ये 1990s के आसपास की कहानी है, साल 2000 से थोड़ा सा पहले की कहानी, जब पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तो हिजबुल्लाह ने फैसला किया कि वो पेजर पर शिफ्ट होंगे। खबरों के मुताबिक जब ज्यादा संख्या में हिजबुल्लाह को पेजर चाहिए थे तो उन्होंने इसको बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए एक व्यक्ति या फिर एक ठेकेदार को ढूंढा और कहा कि भाई जिनके पास भी पेजर हो वो अपना टेंडर दे और हमको बड़ी मात्रा में पेजर चाहिए, पेजर की सप्लाई चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति से खरीदी होनी थी उस व्यक्ति की जगह मोसाद ने अपने एजेंट को फिट कर दिया और जितने भी हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स थे उनके पास वो पेजर गए जो पेजर मोसाद ने डिजाइन किए थे, जिसे इजराइल ने डेवलप किया था। यानी अब उनका लोकेशन ही नहीं, उनकी बातचीत, उनके टेक्स्ट, उनके मैसेजेस, सब कुछ मोसाद के पास है। और यही नहीं, उन पेजर्स में छोटे छोटे बॉम्ब्स भी फिट किए गए थे। याद होगा आपको, लेबनान में एक साथ कई पेजर धमाके हुए थे जिसमें कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स मारे भी गए और घायल भी हुए, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। 2024 में मोसाद ने पेजर अटैक किया। हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ। पेजर अटैक में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। वॉकी टॉकी और अन्य यंत्रों में भी धमाके हुए। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने धमाका किया था। हाल ही में इजराइल ने लेबनान में भी ऐसा ही किया। इजराइल ने लेबनान में जूम मीटिंग के समय धमाका किया जिसमें 250 से लोगों की मौत हुई। हिजबुल्लाह के लड़ाके जब मीटिंग कर रहे थे, जूम के जरिए सभी लोग मीटिंग में जुड़े हुए थे, तभी लोकेशन इनका ट्रैक कर लिया गया। मोसाद ने इनका लोकेशन ढूंढ निकाला और इसके बाद इस लोकेशन के ऊपर हमला कर दिया, जिससे इजराइल एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में कामयाब हो गया। और इसलिए ईरान जानता है कि जब तक
अंदर के इन आस्तीन के सांपों को नहीं मारा जाएगा, इन खबरियों को नहीं ढूंढा जाएगा, इन गद्दारों को नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक इन लोगों को रोक पाना या फिर अमेरिका और इजराइल को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और इसलिए अब 50 ऐसे एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं जो ईरान की जासूसी कर रहे थे और अब उनको फांसी देने की तैयारी कर रहा है ईरान। इस खबर के बारे में और जानकारी आगे आपको देंगे। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।